तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में जो मैं मानव एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको देख के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये मानव ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर के यूनिवर्स है। मतलब आप समझ सकते हो, इसमें बहुत सारे फनी सीन्स होंगे ही। और ये स्टोरी है इस बंदे पर जिसका नाम है जेंग चियोल, पर मैं इसे जेंग ही बुलाऊंगा। वो रात को एक गेम खेल रहा था जिसको वो 19 बार खेल चुका है, और लास्टली वो 19वीं बार में उस गेम के मेन विलन बॉस को हरा देता है जिसका नाम क्रेडोस था। और वो क्रेडोस को हराने के बाद इस गेम के सबसे ज्यादा हार्ड लेवल 20 लेवल पर जाने की सोचता है। एंड उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप इस गेम को 20वीं बार खेलना चाहेंगे, और वो यस पर दबा देता है। और वो तभी इस गेम के मेन विलन की बॉडी में आ जाता है। और फिर ये बंदा क्या बबल मचाता है वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। सो स्टोरी की स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर डीमन किंग क्रेडोस को देखते हैं, जो फुल चोट में अपने चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब अपने सिंहासन पर बैठा था। और वो बैठे बैठे अपने मन में कहता है कि मेरा नाम किंग जांग चियोल है और मैं कोरिया का सिंपल सा ग्रेजुएटेड स्कूल स्टूडेंट हूँ। लेकिन यह सब पुरानी बात है। मैं कल अचानक जिस गेम को सबसे ज्यादा खेलता था उस गेम के फाइनल बॉस यानी कि डीमन किंग क्रेडोस की बॉडी में आ चुका हूँ। मुझे मालूम है इस गेम की स्टोरी बहुत ही कॉमन है और इस गेम का नाम ब्लड इन ऑफ ब्लड है। और इस गेम का मोटिव ये है कि वो अपने मेन कैरेक्टर को सोया हुआ है उसे जगाएगा और वो मेन कैरेक्टर डीमन किंग को मारकर इस दुनिया को आजाद करेगा। एंड फिर तो ये डीमन लॉर्ड फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमें कहता है कि मुझे मालूम है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं काफी बड़ी परेशानी में हूँ। देन क्रेडोस के आगे जो दरवाजा होता है उसको खोलकर एक बंदा आता है और वो कहता है डीमन किंग। एंड फिर हमें उसका नाम दिखाया जाता है जो होता है जेफिरोज, और उसका लेवल 15 होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 15। फिर जेफिरोज बोलता है कि डीमन किंग हमारी पूरी सेना तैयार है ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए। और फिर हम डीमन किंग की सेना देखते और भाई वो सारे फुल जोश में थे। मतलब वो कह रहे थे भाई हमें जल्दी से ऑर्डर दो, हम सारे इंसानों को टपका देंगे, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, हम इतने साल से अपने ही भाइयों को खा रहे हैं, आज हम इतिहास रच देंगे जो हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। फिर हम उस आर्मी के फर्स्ट कमांडर को देखते हैं जिसका नाम असुरा होता है, जिसका लेवल 534 होता है। देन उस आर्मी के सेकंड कमांडर को देखते हैं जो एक लड़की होती है और उसका लेवल 531 होता है। एंड उस लड़की का नाम होता है सिरगी। उसके बाद हम उस आर्मी के तीसरे कमांडर को देखते हैं जिसका नाम होता है हार्दो, अबे भाड़ जाए मैं इसको हार्दिक बुलाऊंगा, और उसका लेवल होता है 555 मतलब 555। हाँ मुझे पता है तुम लोग अनपढ़ नहीं हो, लेकिन बोलने में अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया। देन हम उस डीमन आर्मी के लास्ट और चौथे कमांडर को देखते हैं जिसका नाम बॉल होता है और उसका लेवल 539 होता है। हम उस पूरी डीमन की आर्मी के सामने अपने मेन कैरेक्टर मतलब क्रेटोस को खड़े हुए देखते हैं और वो गुस्से से चिल्लाता है, तो सारे डीमन शांत हो जाते हैं और अपने सारे कमांडर्स भी सीरियस होकर अपने डीमन किंग की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। क्रेटोस अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस वॉर को रोकना होगा। देन क्रेटोस बोलने लग जाता है और वो कहता है मैं डीमन किंग क्रेटोस, मैं आज से तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ। और ये बात सुनकर सभी डीमन एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और सीरियसली क्रेटोस के सामने देखने लग जाते हैं। फिर अपना डीमन किंग बोलता है कि आज से हम ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेंगे और हम खेती करेंगे। और ये बात सुनने के बाद हमें उन 4 कमांडर का रिएक्शन दिखाया जाता है। उनको पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो बाद में बोलते हैं ये क्या बक रहे हो। और उनकी ऐसी शक्ल देख के अपना एमसी डर जाता है और कहता है भाई ये तो बहुत डरावने है, लेकिन वो बाहर से अपना डर नहीं दिखाता और वो भी बोलता है मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। और क्रेडोस की ये बात सुनकर उन चारों की फट जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इस गेम के मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उसके सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आप इस गेम को 20वीं बार खेलने जा रहे हो। एंड उसके बाद फाइनली हमें इस गेम के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है मुझे डीमन किंग को हराना पड़ेगा। फिर हमें उसका नाम दिखाया जाता है जो होता है एज किमजी और उसका लेवल होता है 9990। एंड है क्लियरिफिकेशन कि ये बंदा अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं है, इस गेम का मेन कैरेक्टर है। अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर तो जेंग यानी अपना डीमन लॉर्ड है। तो बैक टू द स्टोरी, हमें बताया जाता है कि अगर किमजी पर पूरी डीमन आर्मी भी अटैक करे तब भी वो किमजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और किमजी अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ भी करके इस वॉर को रोकना पड़ेगा वरना मैं मारा जाऊंगा। देन उसके बाद जेंग अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाता है कि मैंने कोरिया में फार्मर की पढ़ाई की थी, मैंने सोचा था कि मैं एक अमीर फार्मर बनूंगा और ऊपर से मैं एक होशियार और चालाक स्टूडेंट भी था। अगर हम साफ साफ कहे तो मैं एक टॉप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था। लेकिन उसके बाद हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है। वो प्रोफेसर जेंग से कहता है कि जेंग तुम एक चालाक और बहुत ही होशियार स्टूडेंट हो, तुम मेरे लिए क्या ये काम करोगे, तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद हम एक और प्रोफेसर को देखते हैं और वो जेंग से कहता है कि जेंग तुम इन कामों में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उसके बाद हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है और वो जेंग से कहता है कि जेंग क्या तुम मेरे लिए मेरे खेतों में ये बीजों को बो दोगे। फिर हम लास्ट में अपने एमसी मतलब अपने जेंग को देखते हैं और वो सोफे पर मरा हुआ पड़ा था। वो कह रहा था कि भाई मैं पूरे दिन के लिए इन लोगों का नौकर बन चुका हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो इनका एक नौकर बन चुका हूँ, ऐसी लाइफ जीने का मतलब क्या है भाई। और ऊपर से मैं उस साले प्रोफेसर के लिए काम करता हूँ, वो उस काम का सारा क्रेडिट भी खुद रख लेता है। फिर अपने एमसी गुस्से में पूरे डीमन की तरह बोलता है मैं इन सालों को मार दूंगा, वो मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। देन अपने एमसी फिर से नरेशन करने लग जाता है और कहता है मैं उन सभी कामों के कारण पागल बन जा रहा था, इसलिए उसका मेरे पास बस एक ही रास्ता था, गेम्स। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा गेम खेलने लगा और मैं जिस गेम को खेल रहा था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड गेम था। इस पूरी दुनिया में इस गेम को किसी ने 19 बार कंप्लीट नहीं किया था। मैं बस फील करना चाहता था कि जीत कैसी होती है। फिर हम देखते हैं कि अपनी मेन कैरेक्टर मतलब जेंग ने उस डीमन किंग को हरा दिया है और उस डीमन किंग के सामने अपने जेंग का कैरेक्टर खड़ा हुआ है जिसका नाम किमजी है। फिर हम जेंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गेम खेलने के कारण थक गया था और वो मरी हुई आवाज में कहता है कि फाइनली मैं जीत गया, अब मैं इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इस गेम में एक और इम्पॉसिबल लेवल है, लेवल 20,
जिसको बहुत ही ज्यादा हार्ड माना गया, मतलब उसको लोग इम्पॉसिबल ही समझते हैं पार करना। और जैंग कहता है कि मुझे वो लेवल खेलना पड़ेगा, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। फिर हमें जैंग के गेम कैरेक्टर की प्रोफाइल दिखाई जाती है और भाई ये कैसा गे जैसा कपड़ा पहना है इसने, मतलब पापा का परा लग रहा है ये तो। बाय द वे बाजू में हमें इसका लेवल भी दिखाई जाता है जो होता है 9990। जैंग कहता है कि इस गेम में मैक्स लेवल 9999 है, तो मुझे अब ज्यादा लेवल अप करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे शायद से 20वां राउंड खेलना चाहिए और उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होती है कि क्या आप इस गेम को 20वीं बार खेलना चाहेंगे। जैंग उस विंडो पर यस पर क्लिक करता और उसके यस पर क्लिक करते ही उसकी स्क्रीन में से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आने लग जाती है और वो कहता है भाई ये क्या चल रहा है, और इतनी देर में जैंग की आत्मा उस स्क्रीन में खींची चली जाती है। एंड फिर हमें ब्लड इन ऑफ ब्लड गेम का सीन दिखाया जाता है, मतलब हम उस गेम के अंदर देखते हैं जहाँ जैंग की आत्मा उस गेम के अंदर आ चुकी होती है। लेकिन जैंग बहुत ही ज्यादा शांत होता है। वो कहता है मुझे लंबी लंबी सांसें लेनी है, मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, मैं बहुत ही ज्यादा चालाक हूँ, मुझे शांत रहना है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं अभी तक मरा था नहीं हूँ, मेरी आत्मा मेरी बॉडी से खींच ली गई। और फिर उसे टावर ऑफ लाइफ दिखता है और ये देख के जैंग समझ जाता है कि वो ब्लड इन ऑफ ब्लड गेम के अंदर है। चलो बंदे के पास थोड़ा दिमाग तो है। देन अपना किमची ब्लड इन के डोम को देखता है और वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे वाह मैं किमची की बॉडी में जाने वाला हूँ, उसका लेवल तो मैक्स है, मतलब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ, अब मजा आएगा ना। फिर जैंग की नजर किमची की बॉडी पर जाती है पर वो अचानक से थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है ये दुनिया में पता नहीं कब क्या हो जाता है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेरहम है, इस दुनिया का माका साकी नाका, ये मैं किधर जा रहा हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि जैंग की सोल किमची के अंदर जा ही नहीं रही, वो किसी और तरफ ही जा रही है। और जैंग रोते हुए बोलता है अरे भाई मैं किस तरफ जा रहा हूँ यार। लेकिन फिर जैंग की नजर उसके सामने डीमन किंग की बॉडी पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि आगे क्या कांड होने वाला है। वो कहता है नहीं नहीं भाई प्लीज नहीं, लेकिन जो होना था वो तो हो ही जाता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जैंग परेशान होते हुए कहता है कि भाई अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती ना की होती ना तो आज मैं एक और पावर कैरेक्टर की बॉडी में होता और इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। अपना डीमन किंग परेशान होते हुए ये बात कर ही रहा था और हमें जेफिरोस दिखाया जाता है जिसके बाजू वाले गेट में से आवाज आ रही थी कि अब डीमन किंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। और वो बंदा फिर से बोलता है कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और जब हमें उस गेट के अंदर दिखाया जाता है तो वहाँ पर आर्मी के चारों कमांडर बैठे थे और ये बात असुरा कर रहा था। वो कह रहा था कि हमें डीमन किंग का सर काट देना चाहिए और फिर हम इस डीमन किंगडम पर राज करेंगे। वैसे भी ग्रेडोस भी पहले वाले डीमन किंग को मार के डीमन किंग बना है ना। एंड देन उसके बाद हमारा हार्दिक भाई बोलता है क्या होगा डीमन किंग कमजोर बने ही ना हो, अगर हम चारों भी उससे लड़ने गए तो हम में से 2 लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। देन सिरकी बोल दिया असुरा अगर तुम सामने रहकर फाइट करो तो मैं तुम्हारे साथ दे सकती हूँ। ये सुनकर असुरा चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं उसके हाथों मारा जाऊं? मतलब भाई ये तो फट्टू निकला, इसको डीमन किंग भी बनना है और फाइट भी नहीं करनी ना भाई, ऐसा तो नहीं चलता। लेकिन बोल भाई को इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने मन में कहता है भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे किसी ह्यूमन का लेग पीस ला के दे दो यार। फिर असुरा सीरियस होते हुए कहता है अगर मैं तुमको एविडेंस दे दूं कि डीमन किंग कमजोर हो चुका है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे उसे मारने में। देन में उन चारों कमांडर को दिखाया जाता है, बोल को छोड़कर। भाई वो तो अपना खाने की सोच में मस्त मगन है। फिर बोल को छोड़कर वो दोनों डेविल स्माइल देते हुए कहते हैं कि हाँ अगर तुम हमें एविडेंस दे दो तो हम डीमन किंग को मारने तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इन सभी की बातों को जेफिरोस बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका लेवल 15 था, बोलता तो पहला जाता। फिर हमें डीमन का असल दिखाया जाता है जिसके अंदर जेफिरोस डीमन किंग ग्रेडोस को रिपोर्ट दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि डीमन किंग हमारी आर्मी का मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है, कई सारे डीमन हमारे लोगों को मार कर खा रहे हैं और बहुत सारे डीमंस ने हमारी टेरिटरी को बिना रिपोर्ट दिए हुए छोड़ दिया है और चारों जनरल भी साथ में काम कर रहे हैं, वो चारों आपकी मुंडी को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जेफिरोस की ये बात सुनकर अपना डीमन किंग मतलब जैंग ऊपर से नीचे तक पूरा कांप जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं दिखा था। वो आपने सुना होगा ना, गांड फटे तो फटे लेकिन नाव भी ना कटे। लेकिन फिर जैंग सोचने लग जाता है कि अगर उन चारों ने मेरे पर एक साथ अटैक किया तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, क्या मुझे ह्यूमंस पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो सडनली सोचने लग जाता है कि मैं तो किमची की बॉडी में गया ही नहीं, क्या वो उठ गया होगा या फिर अभी भी सो रहा होगा। अपना जैंग ये सारी बातें सोच ही रहा था, लेकिन इतनी देर में जेफिरोस उसके सामने आ जाता है और एक रेड कलर की बॉल निकालता है। वो कहता है हमें ब्लड इन ऑफ डोम से एक वीडियो आया है और उस वीडियो में हम किमची को देखते हैं जो डीमंस को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार रहा था। वो सभी कह रहे थे भाई मुझे जाने दे, मुझे मत मारो, लेकिन किमची सभी को मार ही जा रहा था। और लास्ट में जिस डीमन की आंख से ये वीडियो आ रहा था किमची उसको पकड़ता है और किमची ने शायद से उसकी आंख को ही निकाल दिया है। एंड फिर हमें किमची दिखाया जाता है एक बेड पोज में पूरा खून से लदा हुआ, लेकिन फेरी टेल की कॉस्ट्यूम में। और ये सभी चीजें देखने के बाद अपने जैंग की तो पूरी फट चुकी होती है। वो कहता है मैं इसके पास नहीं जाना चाहता यार, ये मुझे भी मार देगा। एंड वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैंने ह्यूमंस पर अटैक नहीं किया तो वो चारों डीमन जनरल मुझे मार देंगे, और अगर मैंने ह्यूमंस पर अटैक किया तो ये साला किमची मुझे मार देगा। फिर जैंग रोते हुए कहता है भाई मैं क्यों हर बार फंस जाता हूँ, मुझे कब शांति भरी लाइफ मिलेगी यार। और फिर वो एकदम से सीरियस होकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है मुझे सभी डीमंस को शांत करना पड़ेगा और खाने की प्रॉब्लम को भी दूर करना पड़ेगा। ये बात सोचकर क्रेडोस वहां से जाने लगता है, लेकिन जेफिरोस उससे पूछता है डीमन लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हो। क्रेडोस कहता है माफ करना लेकिन मैं खेती करने के लिए किसी अच्छी सी जगह को ढूंढने जा रहा हूँ। पर ये सुनकर जेफिरोस डीमन लॉर्ड की तरफ थोड़ी शक की नजर से देखने लग जाता है और ये देखकर तो अपना डीमन लॉर्ड क्रेडोस भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्यों ऐसे देख रहा है भाई। लेकिन फिर जेफिरोस बोलता है डीमन लॉर्ड आप तो बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म के आदमी थे, आप तो बहुत गलीज थे, कभी किसी से माफी नहीं मांगते थे और आप मुझ जैसे सर्वेंट से माफी मांग रहे हो। प्लीज डीमन लॉर्ड ये दोबारा से मत करना। जेफिरोस की ये बात सुनकर अपना डीमन किंग सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये जेफिरोस करना क्या चाहता है, ये मुझे प्रोवोक करना चाहता है क्या। देन अपना डीमन लॉर्ड मतलब जैंग हमको बताता है कि गेम में एक बार किमची और जेफिरोस का फेस ऑफ हो चुका है, जहाँ किमची को जेफिरोस कहता है कि डीमन लॉर्ड आपसे मिलना नहीं चाहते,
आप उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन किमची उसको वन शॉट कर देता है और फिर जेफिरोज कहता है कि मुझे माफ करना डीमन लॉर्ड, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। डीमन किंग की रक्षा के लिए और उनकी हिफाजत के लिए जेफिरोज ने अपनी जान तक दे दी थी, इसलिए कई सारे प्लेयर्स को लगता था कि जेफिरोज बहुत ही ज्यादा ईमानदार कैरेक्टर है। फिर हमें जेफिरोज दिखाया जाता है और वो क्रेडोस से कहता है कि मास्टर, मैंने आज तक ऐसा एक भी डीमन लॉर्ड नहीं देखा जिस पर उसके डीमन भरोसा ना करते हो। और उसकी ये बात सुनकर जेंग मन ही मन में उसको गाली देते हुए कहता है कि कितना अनोइंग है भाई। तभी जेफिरोज डीमन किंग की कही हुई बातों को नोट करने लग जाता है और वो नोट करते करते कहता है आप डीमंस की जमीन पर खेती करना चाहते हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी याददाश्त कबूतर की तरह अच्छी है या नहीं। जेफिरोज की ये सारी बातें सुनकर जेंग अपना गुस्से में कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूं, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लेकिन डीमन किंग का ये डरावना फेस देखकर उसकी ये बात सुनकर भी जेफिरोज कोई भी रिएक्शन नहीं देता और अपना जेंग यानी डीमन लॉर्ड मन में सोचता है कि ये साला मुझसे डर क्यों नहीं रहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेफिरोज और डीमन किंग वहाँ खेती वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जेफिरोज डीमन किंग से कहता है कि पिछले सभी डीमन किंग्स ने यहाँ पर खेती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर खेती नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। जेफिरोज की यह बात सुनकर अपना डीमन किंग क्रेडोस कहता है, हम मुझे पता है इस जगह को लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, लेकिन मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ इस जगह को बचा सकता हूँ। एंड एक और बात, जेंग और डीमन लॉर्ड मतलब अपना क्रेडोस एक ही है, इसलिए मैं उसे क्रेडोस को भी जेंग ही कह के बुलाऊंगा। तो बैक टू द स्टोरी, जेंग कहता है कि मुझे खेती करने से नफरत है, लेकिन मुझे सर्वाइव करने के लिए खेती करनी ही पड़ेगी। और ये कहकर वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने नाखून से जमीन को स्क्रैच करने लग जाता है और साला भयानक फेस बनाते हुए उस मिट्टी को खा जाता है। और ये देखकर जेफिरोज फिर से नोट करने लग जाता है। वो कहता है, राम राम भाइयों, आज है डे 15 और हमारे डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रहे हैं, वो एक भिखारी की तरह हमारी मिट्टी खा रहे हैं। जेफिरोज को ये सब लिखते हुए देखकर अपना जेंग जोर से बोलता है, अबे साले ये सब क्या लिख रहा है, तू रुक जा। ये सुनकर जेफिरोज कहता है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कहा गया है कि डीमन किंग पूरे दिन में जो भी काम करते हैं मुझे उसका रिकॉर्ड रखना है, मुझे लगता है आप तो मुझे भी भूल गए। जेफिरोज की सारी बातें सुनकर जेंग अपना उसको मनी मन में गाली देने लग जाता है और फिर वो उस खाई हुई मिट्टी को फिर से थूक देता है और कहता है, तो ये बात है, इस मिट्टी में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन की भी कमी है। तभी हमें जेंग समझाने लग जाता है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं कर सकते, भले ही एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो। पर इंसानों ने केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया और उसके बाद खाने का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर करना इम्पॉसिबल है, तो हमें उस चीज का यूज करना पड़ेगा। हमें नाइट्रोजन को नेचर द्वारा फिक्स करना होगा। लाइटनिंग, हम जब लाइटनिंग को बहुत ही ज्यादा वोल्टेज पर यूज करते हैं तब वो पानी की बूंदों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और वही नाइट्रोजन से भरी हुई पानी की बूंदे जब जमीन पर गिरेगी तो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने अंदर नाइट्रोजन को संभालेगी, जिससे हमारी खेती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड फिर हमें जेंग डीमन किंग की मेन एबिलिटी के बारे में बताता है जो लाइटनिंग से रिलेटेड है और उसका नाम है ब्लडी स्ट्राइक। अभी हमें डीमन किंग और किमची की फाइट का ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ डीमन किंग अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को स्क्रैच करता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है और उस खून में होता ही बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग, और वही लाइटनिंग वाला खून जब किमची पर पड़ता है तो वो मर जाता है। अपना जेंग कहता है कि इसे अटैक के कारण मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ था। जब हम लाइटनिंग को यूज करते हैं और उसके आसपास पानी हो तो पानी में नाइट्रोजन मिल जाएगा, जिससे अगर वही पानी जमीन पर गिरा तो जमीन को उसका नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद हमें अपना जेंग मतलब डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है और वो कहता है, जेफिरोज तुम पीछे हट जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी वो ब्लडी स्ट्राइक को यूज करने के लिए अपने दूसरे हाथ को थोड़ा सा स्क्रैच करता है, लेकिन वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है, ये साला डीमन किंग कैसे इसको यूज करता था, वो तो साला हर बार अटैक में इसको यूज करता था, क्या उसको दर्द नहीं होता था। तभी जेंग को पीछे से कुछ महसूस होता है और वो पीछे देखता है तो पीछे चारों कमांडर खड़े हुए होते, चुप कर उसे देख रहे होते और कह रहे होते, डीमन किंग वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके, हमें क्या करना चाहिए। और ये देखकर जेंग की पूरी फट जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है। और ये देखकर जेफिरोज उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और ये बात सुनकर जेंग अपना पसीने पसीने हो जाता है और मन में सोचता है कि ये साला जेफिरोज मुझे असासन लगता है, ये पहले मुझे प्रोवोक करेगा और उसके बाद मुझे टपका डालेगा। और फिर जेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को स्क्रैच कर लेता है और मन में कहता है कि मरने से अच्छा है मैं इस दर्द को सहन ही कर लूं। और फिर वो जोर से बोलता है, ब्लडी स्ट्राइक, लेकिन कुछ नहीं होता, उसका खून जमीन पर गिर जाता है, उसमें से सिंगल लाइटनिंग भी नहीं निकलती, बस उससे एक ही चीज होती है, जेंग को दर्द, और वो दर्द में चिल्लाने लग जाता है। फिर हम उन चारों कमांडर को देखते हैं जो जेंग की तरफ बढ़ रहे होते और उनमें से एक कहता है, डीमन लॉर्ड क्रेडोस आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, क्या आप बीमार हो गए हो। और ये बोलते हुए वो चारों बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हंस रहे थे। उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि क्रेडोस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखकर जेंग की पूरी फट जाती है और वो घबरा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किमची की तरफ जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ होता है और उसने फेरी टेल की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। भाई सच कह रहा हूँ, इस कॉस्ट्यूम में ये पापा का बड़ा लग रहा है। लेकिन फिर किमची बोलते हैं, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ भी याद नहीं है, मैं इस लाइफ को लगभग 10 बार से भी ज्यादा बार जी चुका हूँ, मुझे यहाँ पर सामान किया गया था लेकिन मुझे अब उससे कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे जीने का पर्पज क्या है। उसके बाद हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसमें उसका नाम होता है एज किमची और वो एक एनपीसी होता है और उसका लेवल तो आपको पता ही है 9990। एंड फिर किमची खुद को संभालता है और सीरियस होकर कहीं तो जाने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है जेंग की तरफ जहाँ असुरा जेंग से बोलता है, माय लॉर्ड आपको ये नियम तो पता ही होगा कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही डीमंस का किंग बनता है ना। और वो इसे बसते हुए बोल रहा था जिसको देखकर जेंग की तो पूरी फट जाती है और वो अपने दांत को चबाते हुए बोलता है, भाई ये क्या कह रहा है। और वो अपने मन में भी कहता है, ये कितना डरावना लग रहा है और साथ में ये चारों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
और ऊपर से मैं अपनी स्किल भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? लेकिन तभी असुरा को डीमन किंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर फील होने लग जाता है। वो कहता है क्या इनक्रेडिबल प्रेशर है, उन्होंने अभी तक फाइट करना शुरू भी नहीं किया लेकिन अभी से ही मेरी बॉडी कांप रही है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर कहता है क्या आप अपनी करंट स्टेट में हम चारों को एक साथ हरा सकते हो? लेकिन असुरा जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि वो तीनों पेड़ के पीछे छुप गए। वो तीनों कहते हैं कि हम पहले देखेंगे तुम डीमन किंग के साथ लड़ते हो, तुम्हारी क्या हालत होती है, उसके बाद हम लड़ने आएंगे। ये देख के असुरा कहता है सालो हरामी हो, ये किस हालत में मुझे फंसा दिया। फिर हम असुरा को देखते हैं जिसके मुंह से पानी की तरह पसीना टपकने लग जाता है और वो इन तीनों जनरल से कहता है कि सालो तुम बहुत ही ज्यादा इविल हो। और वो तीनों कहते हैं हाँ क्योंकि हम डीमन से हैं। एंड तभी जेफिरोस वहां पर एक लाइव स्क्रीन टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है हमारे रिवाज के हिसाब से एक लाइफ और डेथ मैच होगा, इसमें से जो भी जीतेगा वो डीमन किंग रहेगा। और वह स्क्रीन में से सभी डीमन चिल्ला रहे होते लड़ो लड़ो सालो मरो। फिर असुरा खुद को संभालते हुए कहता है कोई नहीं मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं ही जीतूंगा। एंड दूसरी तरफ हम डीमन किंग की बॉडी में जैंग को देखते हैं। वो कहता है क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने डीमन किंग की बॉडी में आने के बाद अपनी स्ट्रेंथ चेक की थी और मुझे पता चला कि इस बॉडी में स्ट्रेंथ तो है लेकिन मैं अभी भी असुरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन इतनी देर में असुरा अपने जैंग मतलब डीमन किंग पर अटैक कर देता है और असुरा का स्ट्रेंथ देखकर डीमन किंग मतलब अपना जैंग मन में कहता है कि मैंने ये गेम में कई बार देखा है लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इससे बच पाऊंगा। लेकिन उतनी देर में डीमन किंग की बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लग जाती है और उस अटैक से बच जाती है। जैंग भी अपने मन में सोचता है कि भाई मैं इस अटैक से बचा कैसे। एंड फिर जैंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसकी मूवमेंट को ध्यान से देखूं तो मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, तब भी किमची के सामने असुरा वही अटैक का यूज कर रहा था और फिर हम डीमन लॉर्ड को देखते जिसने असुरा के उस अटैक को डॉज कर लिया। और फिर हमें सिरगी और अपने हार्दिक भाई दिखाई जाते हैं जो एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने देखा डीमन किंग ने उसके अटैक को कितनी आसानी से डॉज किया, वो जब चाहे तब असुरा का हाथ काट सकते थे। फिर सिरगी कहती है कि हमें थोड़ी देर और रुककर उस फाइट को देखना चाहिए। भाई मैं सच कह रही हूँ ये लड़की बहुत ही ज्यादा आरामी है। देन हमें असुरा दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड पर फिर से अटैक करता है लेकिन क्रेडोस उसका अटैक फिर से डॉज कर लेता है। देन हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंग हमसे कह रहा होता है कि मैं सबसे पहले असुरा से मिला था तब मैं उससे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हारा था। उसके बाद मैंने 128 बार असुरा से फाइट की थी और उसके बाद मैंने उसको हराया था, इसलिए मुझको असुरा के सारे अटैक पैटर्न याद। फिर हम असुरा को देखते हैं जो क्रेडोस पर फिर से अटैक करने के लिए तैयार था। क्रेडोस उसकी तरफ देखता है, कहता है ये बहुत ही आसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है। और वो ऐसी डीमन स्माइल देता है कि वो पीछे 3 कमांडर खड़े थे उनकी भी फट जाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असुरा क्रेडोस पर बहुत सारे अटैक्स करता है लेकिन अपना डीमन लॉर्ड उसको बड़ी आसानी से डॉज करता है। ये देखकर अपना हार्दिक भाई भी बोलता है कि असुरा की कोई औकात नहीं है डीमन लॉर्ड के सामने, डीमन लॉर्ड तो उसके साथ खेल रहे। लेकिन फिर हमें असुरा को दिखाया जाता है जो डीमन किंग की इन हरकतों से परेशान होकर उनको गाली देते हुए अटैक करता है लेकिन उस अटैक को भी अपना क्रेडोस बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। असुरा के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए जेंग अपने मन में कहता है कितनी राहत की बात है, मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई है कि ये दुनिया बिल्कुल गेम की दुनिया की तरह ही, गेम के अंदर जैसी दुनिया थी ये दुनिया भी असल में ऐसी ही है और इस दुनिया के सारे कैरेक्टर्स भी उस गेम की तरह ही है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, किम जांगच्योल आपने इस दुनिया के बेसिक रूल्स को रियलाइज कर लिया है। मैसेज को देखकर अपना जेंग मन में सोचता है ये क्या, ये कुछ सिस्टम वगैरह है क्या। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपने अपने एनिमी के सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। लेकिन फिर हम असुरा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने दोनों हाथों को ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है और जेंग पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उतनी देर में एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपको एक नई स्किल मिलती है और फिर हमें उस स्किल का नाम दिखाया जाता है जो होता है टारगेट फंक्शन अनलॉक। और ये बात सुनकर अपना जेंग असुरा की तरफ देखता है और फिर हमें पता चलता है कि अब जेंग बड़ी आसानी से असुरा को टारगेट कर सकता है। एंड जेंग अपने पहले हाथ से दूसरे हाथ पर स्क्रैच मारता है और उससे जो खून निकलता है वो सारा असुरा के ऊपर डाल देता है। और फिर हम देखते हैं एक मैसिव लाइटनिंग को जो असुरा को बहुत ही ज्यादा बड़ा सा झटका देती है और ये चीज देखकर सिरगी और हार्दिक भाई की भी फट जाती है। उस अटैक के बाद हम असुरा की हालत देखते हैं जो कच्चे में आ गया था और वो अपने घुटने के बल बैठा था। लेकिन अपना जेंग ये देखकर डर गया था कि साले को इतना मैसिव अटैक करने के बाद भी ये मरा नहीं है, ये बस हेवीली डैमेज ही हुआ है। और ये देखकर अपना जेंग घबरा जाता है और फिर से उस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज कर देता है। वो और भी कई बार उस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है और ये देखकर उन तीनों कमांडर के पीछे से पड़ रही हो कि भाई ये बंदा असुरा को मारना साले सॉरी कि भाई ये बंदा असुरा को मारना नहीं चाहता, ये तो उसको तड़पाना चाहता है। उसके बाद हम असुरा की हालत देखते जो बहुत ही ज्यादा घायल था लेकिन वो फिर भी मरा नहीं था। देन एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपकी वजह से असुरा के सारे कपड़े उतर चुके हैं और अब वो नंगा है। लेकिन ये देखकर जेंग अपने मन में सोचता है कि ये सिस्टम मुझे ठरकी समझ रहा है क्या, ये तो मुझे भी दिख रहा है। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है कि एक न्यू सिस्टम अनलॉक हो चुका है। एंड देन फिर से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल अनलॉक। उस मैसेज को देखकर जेंग अपने मन में कहता है ये किसी तरह की इन्वेंट्री है क्या। लेकिन तभी जेंग को अपनी खुद की मतलब डीमन लॉर्ड की इन्वेंट्री दिखाई जाती है। वो जब भी चाहे अपने कपड़े उतार कर नंगा हो सकता है और पहन भी सकता है। अपना जेंग उस इन्वेंट्री को इग्नोर करता है और कहता है कि मेरे सामने ये मुसीबत पड़ी है, मैं इसका क्या करूं। असुरा की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगा और मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको हरा सकूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो असुरा को ध्यान से देखने लग जाता है। तो उसे वहां पर एक टारगेट मार्क दिखता है और वो सोचता है मैं असुरा पर और भी ब्लडी स्ट्राइक यूज कर सकता हूँ। और वो खुश होते हुए कहता है कि मतलब मैं जमीन के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर वो मुड़कर उन 3 जनरल को देखता है जो पेड़ के पीछे से, और भाई तुम इन तीनों को हालत देखो बस
भाई ये पूरे खौफ में आ चुके हैं। और फिर जेंग मतलब अपना डीमन लॉर्ड सिरगी से कहता है कि सिरगी तुम असुरा को बांध दो। और ये सुनकर सिरगी थोड़ी शर्माने लग जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या मतलब मैं उसको बांध दूं, अभी असुरा पूरी तरीके से नंगा है, क्या डीमन लॉर्ड मुझे और असुरा को एक साथ ह्यूमिलेट करना चाहते। फिर हम असुरा को देखते हैं जिसको सिरगी ने पूरी तरीके से बांध दिया होता है। उसके बाद जेंग अपने मन में कहता है कि सबसे पहले हमें एक लाइटनिंग रॉड को तैयार करना होगा जो असुरा होगा। फिर हम असुरा को देखते हैं जो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है क्रेडोस मुझे पता है तुम वीक हो चुके हो, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन उतनी देर में अपना क्रेडोस उस पर ब्लडी स्ट्राइक कर देता है और वो बोलता है कि मैं हवा के अंदर के नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ नाइट्रेट के अंदर। एंड तभी जेंग अपने हार्दिक भाई से कहता है कि तुम इस पूरी जगह को अपने फॉग से कवर कर दो और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वो फॉग वाटर के एक लेयर से पूरा कवर हो, उसके अंदर पानी की बूंदे होनी चाहिए। और ये सुनकर अपने हार्दिक भाई घबराते हुए मन में बोलते ये पूरी जगह को पानी से भिगाना चाहते, मतलब ये चाहते हैं कि उनकी लाइटनिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और असुरा को और भी ज्यादा दर्द हो उसके टॉर्चर में। टॉर्चर का ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, मुझे भी किसी दिन इस तरीके को सीखना चाहिए। फिर हम हार्दिक भाई को देखते हैं जो अपनी एबिलिटी का यूज करके चारों तरफ फॉग फैला देते हैं और उसमें पानी की बूंदे भी होती है। देन हम देखते हैं कि जेंग असुरा के ऊपर फिर से ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और बार बार ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने से जेंग को भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जेफिरोज को छोड़कर सिरगी और बॉल अपने डीमन किंग का ये रूप देखकर पूरी तरीके से घबरा गए थे भाई, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से फट रही थी। बार बार ब्लडी स्ट्राइक के यूज करने से असुरा के आंख में आंसू आ गए थे लेकिन अपने डीमन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक डीमन की तरह हंसते हुए कहता है मैं इस पूरी जगह को नाइट्रोजन से भर दूंगा। तो गाइज मेरे ख्याल से आज की वीडियो को इतना ही रखना चाहिए और आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड प्लीज भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना क्योंकि मुझे थोड़े ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए। अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट नहीं 10 कमेंट नहीं, अगर इस वीडियो पर 5 कमेंट हो गए और 10 लाइक हो गए और साथ में 100 व्यूज हो गए तब भी मैं इसका तीसरा पार्ट जल्दी से जल्दी ला दूंगा भाई, करवा दो यार इतना प्लीज।